हेलो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर के अंदर जो जनरल साइंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हमने स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम 2011 और 2013 वाले जो क्वेश्चंस है वो हम देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे 2015 के अंदर जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल साइंस से संबंधित, वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015, ठीक है। फर्स्ट पेपर के अंदर जो जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो अपन देख रहे हैं आज। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सीसा एवं टिन, ऑप्शन बी तांबा एवं सीसा, ऑप्शन सी तांबा एवं जस्ता, ऑप्शन डी सीसा एवं जस्ता। तो ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं था जो कि विद्युत तारों की वेल्डिंग के अंदर प्रयुक्त मिश्र धातु जो है उसको बता रहा था, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि बिजली के तारों की वेल्डिंग सोल्डर से की जाती है, जो कि 4 धातुओं का मिश्रण होता है, ठीक है। और ये 4 धातुओं को आप कैसे ध्यान में रखोगे, तो इसकी एक ट्रिक है। जैसे तारों को कहाँ लगाया जाता है? घर में लगाया जाता है, ठीक है। तो घर में कोई आदमी जो है तारों की वेल्डिंग कर रहा है, तो उसकी पत्नी क्या बोलती है? सुनो जी, तार क्यों सोल्डर आड़ो लगाया, ठीक है। तो आपको इस ट्रिक से ध्यान में रह जाएगा कि जो सोल्डर से जिस सोल्डर से तारों की वेल्डिंग की जाती है वो 4 तारों का मिश्रण होता है। सोनो से आ जाएगा SN, यानी कि SN, इसको हिंदी में कहते हैं टिन, ठीक है। तो टिन एक धातु तो टिन हो जाती है। दूसरी जी से आ जाएगा जिंक, और क्यू यानी तार के लिए आ रहे हैं, ये सभी तारों के विद्युत तार जो होते हैं उसके लिए तार है, और क्यू यानी कि कॉपर, और आड़ो यानी कि ये एल्युमिनियम हो जाता है। ओके, तो ये 4 धातुओं का मिश्रण हो जाता है। तो ये 4 धातुओं का मिश्रण होता है, टिन, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम आदि का मिश्रण होता है। और नेक्स्ट आपको एक और फैक्ट ध्यान में रखना है कि फ्यूज़ तार किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है। तो फ्यूज़ तार क्या होता है? फ्यूज़ अपन जैसे फ्यूज़ उड़ जाता है तो अपन कहते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखने के लिए कि फ्यूज़ किस मिश्र धातु का बना हुआ होता है, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना होगा ट्रिक से कि फ्यूज़ जो है वो सीटी बजा करके उड़ा। ये कैसे उड़ता है फ्यूज़? तो आपको ध्यान में रखना है कि फ्यूज़ जो है वो सीटी बजा कर उड़ता है। तो आपको सी और टी से ध्यान में रह जाएगा। सी से आ जाता है सीसा और टी से आ जाता है टिन। ओके, तो ये फ्यूज़ तार जो होती है वो सीसा और टिन मिश्र ये जो धातुएं होती है उनकी मिश्र धातु होती हैं। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद कौन सा बनता है? वसा अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम लवण या ग्लिसरॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, क्योंकि जब हम साबुन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। और साबुनीकरण प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि जो साबुन तो मुख्य उत्पाद के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है, लेकिन साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल भी प्राप्त होता है। तो यानी कि ग्लिसरॉल जो होती है वो सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ओके, तो इसकी व्याख्या के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि लंबी और जो दीर्घ संकरला वाले वसीय अम्ल होते हैं उनको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH की जलीय विलयन के साथ में गर्म करते हैं, तो जो उत्पाद प्राप्त होता है वो तो साबुन कहलाता है, और ये प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इसके अंदर हमको एक सह उत्पाद भी प्राप्त होता है जिसे हम ग्लिसरॉल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। जीन अभियांत्रिकी जो है वो किससे संबंधित होती है? कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन से, कार्बनिक अम्लों के परिवर्तन से, न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से, या फिर लिपिड के परिवर्तन से? तो इस क्वेश्चन के अंदर बोनस दिया गया था, क्योंकि जो जीन अभियांत्रिकी होती है यानी कि जीन जो बायोटेक्नोलॉजी होती है, ये किसी भी जीव या किसी भी जीव की जो आबादी होती है उसको संशोधित करने के लिए किसी विशेष जीन में कृत्रिम संशोधन जो है उसकी प्रक्रिया होती है, या फिर DNA और जो अन्य न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसके अणुओं का पुनर्संयोजन होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम जीन अभियांत्रिकी कहते हैं, पर इसके अंदर ऑप्शन में कोई भी ऐसा जीव से रिलेटेड जो होती है ऑप्शन नहीं था।
ठीक है। तो इसका जो होती है बोनस दिया गया था। ओके, न्यूक्लिक अम्लों में यहाँ पे परिवर्तन नहीं करते हैं, न्यूक्लिक अम्लों के अंदर ही पुनर्संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है कोई भी ऑप्शन राइट नहीं था, इसलिए इसमें बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक मोर सांप खाता है। ठीक है, यानी मोर जो है वो सांप को खाता है। आगे दे रखा है कि जो पादप पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, मोर क्या है। ओके, तो यहाँ पे ये बोला है कि एक मोर सांप को खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो जैसे रीजनिंग में भी ये वाला जो ऐसे ये डैश लगाने के बाद में जो शब्द आता है ना, वो आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो पास होता है ना, जैसे इसके पास मोर और सांप में से कौन पास में है, सांप है ना, तो ये जो है वो इस सांप के लिए आ रहा है, यानी सांप जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, यानी कि इन कीटों को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, और सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है। ओके, तो आपको इसमें ऐसे ध्यान में रखना है। तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि जो सबसे नीचे होते हैं वो तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर उसके बाद में द्वितीयक होते हैं, फिर तृतीयक होते हैं, फिर इस तरह से हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड है प्राथमिक अपघटक, तीसरा है, थर्ड ऑप्शन है अंतिम अपघटक, और खाद्य स्तूप का शीर्ष। ठीक है, किसके बारे में पूछा है, मोर के बारे में पूछा है। तो जैसे ही हम इसकी सीरीज बनाते हैं तो हमको ये पता चलता है कि पादपों पर जो कीट है उनको कौन खा रहा है, सांप खा रहा है, और सांप को मोर खा रहा है। ठीक है, यानी मोर जो है वो शीर्ष पर आ रहा है, तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष है। ये जो खाद्य स्तूप बन गया है उसका शीर्ष होता है। वैसे ये इस प्रकार से बनाया जाता है कि सबसे नीचे जैसे पादपों पर कीट आ जाएगा, फिर ऊपर सांप, फिर ऊपर मोर, तो मोर जो होता है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो खाद्य स्तूप का शीर्ष बनेगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, खाद्य स्तूप का शीर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ऑप्शन ए पानी के अंदर, ऑप्शन बी वायु में, ऑप्शन सी निर्वात में, ऑप्शन डी कांच के अंदर। तो हमको पता है कि जो प्रकाश का वेग है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, निर्वात के अंदर होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है इसका वेग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ओके, और प्रकाश का वेग आपको ध्यान में रखना है कि निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम वायु के अंदर होता है, उससे कम जो है अन्य जो जितने भी जो सघन माध्यम होते हैं, ठोस वगैरह जो भी, तो उनके अंदर सबसे कम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के 15 का जो पेपर था उसके अंदर पूछे हुए 5 क्वेश्चंस थे। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम 2018 के अंदर आए हुए क्वेश्चंस जो है उनको देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।